हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो हम देख रहे थे अपनी बायोस्टैटिक्स बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर और इसमें हमारी चल रही थी यूनिट सेकंड। अब यूनिट सेकंड में कुछ हमारे टॉपिक्स रह गए थे, तो पहले हम उनको कवर करेंगे। देन हमारी जो है डेट शीट आ चुकी है KTU की, तो यूनिट थर्ड से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस वाइज उनको कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे जो इसमें टॉपिक रह गए थे वो थे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देन हमारा सैम्पलिंग वाला हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो वो आप जाके देख लेना, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हमारे इसमें आता है हाइपोथेसिस, वो कवर करेंगे। देन पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्टों को भी हम बाद में कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें आज की इस वीडियो की, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दो टॉपिक को कवर करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार आया हुआ है और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल वगैरह भी आ जाता है। नॉर्मल वाला भी हमारा बाई चांस होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है तो बाइनोमियल और पॉइजन, बाइनोमियल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इन दोनों को कट करके वो नॉर्मल वाला डाल देता है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर समझ लेंगे कि कैसे क्या कहानी है, जिससे आप इसके बारे में भी लिख कर आ जाओगे और इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। तो अगर सिंपल देखा जाए तो देखो, बायोस्टैटिक हमारा एक रिसर्च मेथड का सब्जेक्ट है जो हमारे एम फार्मा लेवल का है और हम लोगों के काफी काम आगे भी आने वाला है और एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए हम थोड़ा सा अच्छे से आज की इस वीडियो में दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मतलब अच्छे से पूरी वीडियो कंप्लीट देखते जाओ और प्रीवियस वीडियो को आप साथ में देखो, क्योंकि सभी एक दूसरे के कनेक्टेड है। तो अब अगर हम बात करें अपने पहले टॉपिक जिसका नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझना भी थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि वो चीज से कनेक्टेड ही हमारा पॉइजन वाला। तो वो मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं सिंपल बात करूं तो यूनिट सेकंड में जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका नाम क्या था, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि भाई किसी के आने की उम्मीद, जैसे मान लो ये हमारे पास कॉइन है, तो अगर मैं इसको उछालूं तो भाई 50 चांस है कि भाई क्या हो सकता है, या तो ये हमारा इस तरह से हेड आएगा या हमारे यहाँ पर क्या आएगा, टेल आएगा। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। अब इसको अगर मैं इस तरह से क्या कर दूं, यहाँ पर मतलब वो कर दूं एक टेबल फॉर्म में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि मान लो मैंने 2 कॉइन उछाले, अब चांस है कि दोनों पे हेड हेड आ जाए, या चांस है दोनों पे टेल टेल आ जाए, चांस है हेड टेल आ जाए, चांस है टेल और हेड आ जाए। तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक टेबल फॉर्म में पूरा कंप्लीट कर दिया। तो इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने प्रोबेबिलिटी को क्या किया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी ये हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। पहला हमारा आता है डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज आप ऑलरेडी जानते हो। डिस्क्रीट में हमारी 2 लेयर इस तरह से आती हैं और कंटिन्यूस में कुछ टेबल टाइप होता है, यानी कि वो चीज हमारी कंटिन्यूस फॉर्म में चल रही है। तो यहाँ पर डिस्क्रीट के लिए हमारे 2 डिस्ट्रीब्यूशन थे, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल को हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, आपने नहीं देखो जाके देख लेना। पॉइजन और नॉर्मल को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर हम पहला समझे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नन अदर देन इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब कंफ्यूज होकर क्या बोल दिया, मतलब सिंपल मैंने ये बोला कि जो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले क्लास में पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में, बस उसी का एक लिमिटिंग केस, यानी कि इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन कर दिए तो हमारा बन के निकलता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बिल्कुल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो हम थोड़ी सी 1 मिनट कहानी से बनता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में क्या था। तो बाइनोमियल के अकॉर्डिंग हमारा क्या आता था कि अगर हम कोई भी मतलब इवेंट करते हैं, कोई भी प्रोबेबिलिटी करते हैं, तो उसमें हमारी 2 केस होते हैं कि या तो हम सक्सेस आएंगे या हम फेलियर आएंगे। इससे क्या समझते हैं, तो मान लो हमारे पास एक कॉइन है। अब इस कॉइन में 2 चीजें हैं, एक हमारा हेड है, एक हमारे यहाँ पर टेल है। तो अगर मान लो कि मैं चाहता हूं, भाई सक्सेस और फेलियर इस पे डिपेंड करते हैं कि भाई वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हम क्या चाहते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरे क्या है, सक्सेस आए, सिंपल सी बात है, तो अगर मैं ये उछालूंगा तो यहाँ पर 2 चांस है कि भाई या तो मेरा हेड आएगा या मेरा टेल आएगा। अब मैं चाहता हूं कि भाई हेड आए, तो अगर भाई इस कॉइन के द्वारा हेड गिरता है तो भाई यहाँ चांस है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, और अगर ये हेड की जगह टेल गिरता है तो मैं बोलूंगा कि मैं यहाँ पर क्या हो गया, फेलियर हो गया। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 50% हमारे चांस होते हैं सक्सेस के और 50% ही चांस हमारे क्या है, फेलियर के हैं। तो जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा यही कहता है कि कोई भी आप इवेंट करोगे प्रोबेबिलिटी में, यहाँ पर आपके लिए 2 चांस होंगे कि या तो वो आप सक्सेस करोगे या वो फेलियर करोगे। तो ये हमारी सिंपल क्या थी, बाइनोमियल थे। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने जो उछाला तो यहाँ पर हमारा हेड गिर गया, तो यहाँ पर मैं क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो ये हमारी चीज थी। अब बाइनोमियल में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो पॉइजन के लिए वो ये सीखो कि जब भी आप बाइनोमियल की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे थे कि यार डाइस इज थ्रोन 6 टाइम, यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि हमने कोई भी इवेंट किया तो हमको वहां पर एन पता था, कोई भी क्वेश्चन निकाला तो एन यानी कि कोई हमारा कितने नंबर ऑफ टाइम, यानी कि सैंपल पे हमारा कितना था, तो हमने वो डाइस जो था उसको हमने 6 बार उछाला। अगर हम यहाँ पर सिंपल बात करें तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पर हमारी बात हो रही है 20 टैबलेट्स की। तो यहाँ पर भी हमको एक एन पता है कि भाई टोटल हमारी 20 टैबलेट जिसमें से हमको प्रोबेबिलिटी करनी है। जस्ट एक नंबर समझ लो, सारी कहानी नहीं समझनी है आपको। आप कहोगे कि भाई वो बाइनोमियल वाली वीडियो में आप जाके समझ सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मान लो यहाँ पर क्या है, 5 कॉइन्स आर थ्रो साइमल्टेनियस, यानी कि यहाँ पर क्या हमारे 5 कॉइन उछाले गए। तो यहाँ पर अगर एन देखा जाए तो हमारा 5 मिल गया। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा सेम बाइनोमियल की तरह होता है, बस इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा एन होता है
है वो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। या तो इनफाइनाइट है या वो हमारा क्या है, वेरी लार्ज है, यानी कि उसकी संख्या बड़ी होगी। यानी कि आपने इसमें हर बार देखा कि कॉइन हमारे या तो 5 बार उछाला या 2 बार उछाला, जो हमारा डाइस है वो हमने 2 बार फेंका, 4 बार फेंका, 6 बार फेंका, यानी कि एक हमारा छोटा संख्या है, यानी कि छोटी वैल्यू है। लेकिन जो हमारा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर जो हमारा एन निकल के आएगा वो हमारा काफी ज्यादा बड़ा होगा। बड़ा इन द सेंस ये प्रैक्टिकली नहीं, मैं एग्जांपल के लिए बोला हूं कि मान लो एक ये कॉइन है, ये हमारा 1 लाख बार उछाला जा रहा है, तो भाई इतनी बड़ी संख्या हो गई कि आप इसको मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते। या सिंपल बोलूं कि 1000 या 2000 बार उछाला गया, तो ये भी एक बड़ी संख्या हो जाएगी। तो जहां पर इस तरह की हमारी वैल्यू आती है जिसमें हमारा जो एन होता है, यानी कि जो एन हम निकालते हैं मेन सैंपल स्पेस, वो या तो हमारा इनफाइनाइट होता है या हमारा वेरी लार्ज होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अपने बाइनोमियल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, ये कट हो जाएगा। देन उस केस में हम यूज करते हैं अपना पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक ये कंडीशन होगी पाइथन की। दूसरा ये होता है कि यहाँ पर अगर एक टाइम लिमिट आ जाए। टाइम लिमिट कैसे, हमने पहले देखा बाइनोमियल में कि हमने कोई कॉइन उछाला 5 बार, तो हमने ये तो नहीं बोला कि हमने 5 बार कॉइन आधा घंटे में उछाला या 1 घंटे में उछाला, नहीं। लेकिन जो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हमारा एक टाइम बाउंडेशन भी आ जाएगा। टाइम बाउंडेशन मतलब क्या, जस्ट एग्जाम्पल समझो कि मान लो एक हमारा ये रोड है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, मान लो एक रोड है और यहाँ से हमारे ट्रक गुजर के जा रहे हैं। अब मान लो आप यहाँ बस स्टैंड पर बैठे हो और आप वेट कर रहे हो किसी भी अपनी बस वगैरह का, तो आपने क्या किया, खाली खाली बैठे करे, क्या करना है काम, तो आप क्या करो, यहाँ से गिनने लग गए कि भाई कितने ट्रक हमारे यहाँ से क्या है क्रॉस करके जा रहे हैं। ठीक है, कितने ट्रक क्रॉस करके जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम में देखोगे कि यहाँ पर मान लो आपने 1 घंटा वेट किया, तो आप देखोगे 1 घंटे में यहाँ से कितने ट्रक हमारे क्रॉस करके गए हैं। तो आप ये चीज को यहाँ पर क्या कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो। तो ये हमारा एक पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन हो जाएगा कि मान लो यहाँ पर मैंने आपसे सिंपल पूछा कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से कितने ट्रक हमारे निकल कर गए हैं, ये आपको यहाँ पर पता लगाना है। तो ये हमारा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल है कि 1 घंटे के पास क्या टाइम लिमिट आ गई। अब आप कहोगे भाई इसको कैसे कोई कैलकुलेट कर सकता है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन अनुमानित है, यानी कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये पता लगा सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से कितने ट्रक पास हुए होंगे, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से कितने ट्रक पास हमारे हुए होंगे। ये हमारा एक्चुअल में पाइथन, बहुत मजेदार चीज है ना कि भाई हमको यहाँ नहीं पता क्या है, लेकिन हम यहाँ सर इस पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ से कितने ट्रक हमारे पास हुए होंगे। तो ये हमारी पावर होती है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो 2 कंडीशन आप समझ गए, एक हमारा क्या है, एन हमारा या तो इनफाइनाइट है या वेरी लार्ज है। दूसरा है कि यहाँ पर एक टाइम लिमिट आ जाती है कि एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हमारी चीज होती है। तीसरा जो हमारा पाइथन के लिए केस आता है वो हमारा ये आता है कि यहाँ पर जो हमारा सक्सेस रेट है, यानी कि जो सक्सेस रेट है वो हमारा वेरी स्मॉल होता है, यानी कि बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और जो हमारा फेलियर रेट है वो हमारा क्या होता है, वेरी लार्ज होता है, यानी कि फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर जो एन हमारा चांस है वो भी हमारा क्या होता है, वेरी लार्ज, यानी कि जो नंबर ऑफ काउंट है वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब एक एग्जांपल अगर आपको बताऊं, देखो हर्ट नहीं होना, बहुत ज्यादा दुखी नहीं मानना है, जस्ट एग्जांपल लेते हैं हम अपने आरसीबी टीम का, यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का। तो अगर आपसे बोला जाए कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की आईपीएल ट्रॉफी जीतने की क्या सक्सेस रेट है, तो देखा जाए अब तक जो रेशियो अगर निकाले, देखो मैं नंबर्स पे जा रहा हूँ, मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, तो अगर नंबर्स पे जाए तो 15 साल के अंदर में एक भी ट्रॉफी नहीं जीती आरसीबी। तो देखा जाए यहाँ पर सक्सेस रेट हमारा बहुत बहुत ही कम है, यानी कि वेरी स्मॉल है। तो इस केस में हमारा नॉर्मल बाइनोमियल काम भी नहीं आएगा, दिल इतने टूटे कि हमको पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस तरह के जो हमारे केस होते हैं जिसमें हमारा सक्सेस रेट बहुत ही कम होता है, ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं अपना पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब कभी कोई भी आरसीबी फैन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं भूलेगा। बाकी दिल से बुरा लगता है कोहली भाई के लिए, लव यू कोहली भाई, कोई बात नहीं, आप जरूर एक दिन जीतोगे, इंडिया के लिए तो जीतोगे। तो देखो ये कहानी आप समझ गए कि 3 चीजें आपको पता लग गई। पहला हमारा क्या होता है कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हम उस केस में यूज करते हैं जहां पर हमारा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, आरसीबी का एग्जांपल ले लो। सेकंड, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एज वेल एज वैल्यू ऑफ एन इज वेरी लार्ज, यानी कि जो फेल होने की प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा होती है। बहुत चांस है आरसीबी पहला ही, हर साल लोग लगाते हैं इस साल कप नम दे या अगले साल कप नम दे, तो उन्हें लगता है कि इस साल फेल हो जाएंगे, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। सेकंड हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ एन, यानी कि जो सैंपल हमारा जितना जो भी है या नंबर ऑफ हमारे टाइम्स इवेंट है वो हमारा काफी ज्यादा होता है। तो इन चीजों में हमारा क्या है, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है। बाकी अगर इसको हम डिफाइन करें तो वही बोल सकते हैं एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है हमारे प्रोबेबिलिटी गिवन नंबर ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट है उनकी, इन अ फिक्स इंटरवल टाइम, एक फिक्स इंटरवल में। जो मैंने आपको बताया कि मान लो 1 घंटे के अंदर हमें गिनना है कि कितने ट्रक हमारे पास होके गए, तो वो एक लिमिटेड फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। तो ये 2 कंडीशन आप यहाँ समझ गए होंगे। बाकी अगर यहाँ देखा जाए तो भाई अगर कई जगह आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी बन के आया था कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हमारा एक लिमिटिंग केस है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई डिस्ट्रीब्यूशन, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक लिमिटिंग फॉर्म है जहां पर जो हमारा एन है वो इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, यानी कि यहाँ पर एन हमारा एक इनफाइनाइट होता है, यानी कि जो हमारा बाइनोमियल है उसमें एन की वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन सॉरी एन की वैल्यू फिक्स है, कुछ नंबर होगी, लेकिन जो पाइथन है उसमें एन की वैल्यू फिक्स हमारी नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे द नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर ईयर इन एनी डिस्ट्रिक्ट। अब कोई भी हमारा जिला है तो उसके अंदर हमारा क्या है
कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं एक साल के अंदर में। तो भाई हो सकता है आपको फिक्स नहीं पता, आपका एन इनफाइनाइट नहीं है तो भाई बहुत लार्ज है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और अगर नहीं भी है तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि भाई कितने हो रहे हैं। बहुत सारे काउंट नहीं होते, बहुत सारे कुछ होता है, तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता है। सेकंड हमारा द नंबर ऑफ ट्रक पासिंग सर्टेन पॉइंट्स पर मिनट, कोई भी हमारा ट्रक है वो 1 मिनट में किसी पॉइंट को कितनी बार पार करके जा रहा है। फिर यहाँ पर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स इन अ पैक ऑफ 1000, एक 1000 का बंडल है उसमें कितने ब्लेड हमारे खराब निकल के जा रहे हैं। तो ऐसे अनगिनत हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इस पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब हम समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन वगैरह हमारे कैसे आएंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम यहाँ लिखते हैं fx = e की पावर -m। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया है, मिट गया, पसीना लग रहा है। तो fx, तो x हमारा एक्चुअल में वो प्रोबेबिलिटी है जो हमको चाहिए। अब कैसी प्रोबेबिलिटी, तो मैं चाहता हूँ, मान लो मैंने कॉइन है 1 लाख बार उछाला, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो प्रोबेबिलिटी है वो 40,000 बार मेरा जो है कॉइन हेड आ जाए। तो ये हमारा एक्चुअल में x मिल गया, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होगी, आप आगे समझ जाओगे। तो इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी कि हमारा एक यहाँ पर कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं e एक्सपोनेंशियल। तो e की पावर -m ब्रैकेट में m की पावर x, और यहाँ पर आ जाएगा x फैक्टोरियल। तो जो हमारे यहाँ पर दिखा जाए तो ये e हमारा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारी होती है 2.7148, यही होती है हमारी लगभग 2.7184828 है, यानी कि 82 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारी इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसका भी ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना क्योंकि मोस्टली क्वेश्चनों में ये हमारी गिवन हो जाती है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। m जो हमारा है वो हमारा एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, इस बार मीन है, और इस मीन की वैल्यू जो हमारा m से डिनोट किया गया है जिसको हम x नॉट भी बोलते हैं बहुत जगह पे, और बहुत जगह पे इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, जो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मिल भी जाएगा। तो m = हमारा होगा n × p। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ इवेंट है, जो मैं नंबर ऑफ सैंपल हो जाएगा कि कितनी बार क्या किया जा रहा है, और p हमारा जो है वो सक्सेस रेट है। आप केवल चीज़ें याद कर लो आपको क्या क्या चाहिए, और आप आराम से क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। तो मीन हमारा x बार हो गया, m = n × p, n हमारा नंबर ऑफ इवेंट हो गया, p हमारा सक्सेस रेट हो गया, मतलब सक्सेस का क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी हमारी। ठीक है, सारी चीज़ें मिल गई, x आपको मिल गया। अब ये यहाँ पे फॉर्मूला x फैक्टोरियल है, x फैक्टोरियल को कैसे निकालते हैं वो आप जानते हो कि एग्जांपल मान लो कि भाई हमारा 4 फैक्टोरियल है, तो इस 4 के नीचे की जितनी वैल्यू हम करते जाएंगे 4 × 3 × 2 × 1 बस। अगर मान लो 5 फैक्टोरियल तो 5 × 4 × 3 × 2। 16 फैक्टोरियल है तो भाई 16 × 15 × 14 × 13 × 12। तो इस तरह से हम नीचे करते करते यहाँ पर ×1 तक आ जाएगा, तब तक हम ये करते रहते हैं। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल को निकालते हैं। तो आई होप आपको इसकी कहानी सारी समझ आ रही होगी कैसे क्या है। अब हम एक आध दो क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। देखो जो हमारी ये कहानी है प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन वाली, इनको हम थोड़ी देर में देखेंगे क्या कैसे है, बाकी सारी कहानी हम समझते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लो एक हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 4% ऑफ द इलेक्ट्रिक गीजर मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी आर डिफेक्टिव। अब यहाँ पर बोला गया कि मान लो कोई हमारी एक कंपनी है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक गीजर बनाती है, यानी कि वो कंपनी हमारी गीजर बनाती है। अब उनका क्या प्रोबेबिलिटी रेशियो है, भाई उनमें से जितने भी वो गीजर बनाते हैं, मैंने क्या बोला यहाँ पर नंबर ऑफ आपको पता नहीं लगेंगे या वो थोड़े से बड़े होंगे। तो यहाँ पर हमको ये पता लगा कि जो गीजर है उनमें वो 4% डिफेक्टिव बनाती है। अब 4% डिफेक्टिव मतलब क्या है कि मान लो अगर किसी कंपनी ने क्या है 100 गीजर बनाए, तो हो सकता है कि 100 में से 4 गीजर उनके क्या है खराब निकल जाए। तो ये हमारा होता है कि 4% हमारे गीजर क्या है डिफेक्टिव है। अब यूज पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी इन अ सैंपल ऑफ 100 गीजर। देखो 100 का ही क्वेश्चन में पूछ लिया। अब इन्होंने बोला है कि अगर एग्जाम मानो कि अगर किसी कंपनी ने हमारे 100 गीजर बनाए हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें से एक भी गीजर हमारा खराब नहीं निकलेगा या हमारे 5 गीजर हमारे क्या है खराब निकलेंगे। अब इसी क्वेश्चन में एक वैल्यू दे दी है e की पावर -4 = 2। मैंने बोला ना कई जगह पे वैल्यू आपको गिवन मिल जाती है, तो मैं आपके सामने ही सॉल्व करूंगा जिससे आपको कोई भी डाउट ना लगे। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो आप देख लो कि गिवन आपको क्या है। तो हमारे यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन फॉर्मूला देखें तो क्या था, fx = e की पावर -x, और सॉरी माइनस, हाँ ये था, और m की पावर हमारी x था, और नीचे हमारा x फैक्टोरियल था। ये था, सिंपल सी बात है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमको सबसे पहले निकालना है m। तो m हम निकालना है, लेकिन हमें एक गिवन क्या दिया है, e की पावर -4। तो हम यहाँ लिख लेंगे e की पावर -4 = 0.018। ये हमने यहाँ गिवन लिख लिया। अब हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए हमको क्या दिया, दो चीजें चाहिए, n × p, ये भी आपको याद है। तो अगर हम देखें तो n हमारा कितना दिया, टोटल नंबर ऑफ सैंपल। तो अगर हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो n हमारे यहाँ पर क्या दिया, 100 गीजर दिया, यानी कि हम क्या लिख देंगे, n 100 लिख देंगे। अब बारी है हमको p निकालने की। तो p हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। अब इनके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है कि भाई जो मैंने बोला ना, सक्सेस हमारी वो हो जाती है जो हमको चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई गीजर डिफेक्टिव निकला तो वो हमारी सक्सेस है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमको वो सक्सेस चाहिए जो हमारा
हमारा क्वेश्चन में चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, नन इज डिफेक्टिव जब एक भी डिफेक्टिव नहीं है, या हमारा 5 गीजर डिफेक्टिव यानी कि 5 गीजर डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव होना एक तरह से इस क्वेश्चन के लिए हमारी सक्सेस है। तो यहाँ पर डिफेक्टिव होने की हमारी परसेंटेज क्या है, 4% है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हमारी क्या है, 4% है। अब इसको अगर हम नॉर्मल कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है जब परसेंटेज होता है तो नीचे डिवाइड कर देते हैं, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पर अगर इसका परसेंटेज आएंगे तो 4 डिवाइडेड बाई हमारा 100 हो जाएगा। तो जब 100 यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 0 यहाँ हटेंगे तो 1 2, यहाँ पे हमारी ये वैल्यू यानी कि 0.04। आप लोग इसको डिवाइड करके देख सकते हो, कैलकुलेटर में भी डिवाइड करके देख रहे हो, यही आंसर आएगा। आप करके देखना 4 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका आ जाएगा 0.04। तो अब अगर हम देखें तो हमारे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P आया वो हमारा आया 0.04। अब अगर आपको ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी कहानी याद हो, मैंने क्या बोला था कि बीइंग सक्सेस इज वेरी स्मॉल, यानी कि सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत स्मॉल होगी, और यहाँ सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हमारे क्या 0.04 है। तो भाई ऑब्वियसली बात है हमारी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n इंटू पी हमारा यही है, तो इसको हम ऐड कर देंगे 0.04। तो हमारा जो n इज इक्वल टू निकलेगा वो निकलेगा हमारा 4, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा n इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब हमारा जो फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो फॉर्मूले में हमारा वैल्यू पुट करने से पहले हमको ये भी निकालना है कि x कितना है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, पहले है कि नन इज डिफेक्टिव। जब हमारा एक भी डिफेक्ट नहीं है तो पहले केस में हम मानेंगे कि x इज इक्वल टू हमारा क्या 0, कि भाई एक भी डिफेक्टिव केस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे कि f ब्रैकेट यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो भाई e की पावर m क्या है, तो e की पावर माइनस m, सॉरी यहाँ पर m था, ये e की पावर माइनस m, और इधर क्या है m की पावर x है, और इधर हमारा क्या है x फैक्टोरियल है। तो हमारा जो x निकला वो हमारा 0 निकला, क्योंकि निकला नहीं, वो हमारा गिवन है कि नन इज डिफेक्टिव, यानी कि जब हमारा एक भी डिफेक्टिव नहीं है तो वो हमारे टाइम 0 गीजर होगा। तो f इक्वल टू 0 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x है यहाँ हम 0 फिट कर देंगे। तो e की पावर माइनस m, तो m हमारा कितना था 4 था, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, इंटू m हमारा कितना निकला 4 निकला, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। x हमारा 0 है तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, x फैक्टोरियल हमारा 0 है तो 0 फैक्टोरियल पुट कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो e की पावर माइनस जो हमारा 4 है इसकी वैल्यू हमारी गिवन है, तो हमारी कितनी आ जाएगी 0.018 आ जाएगी। 4 की पावर अगर 0 होगी तो हमारे 0 आ जाएगा, और 0 की पावर 1 होगी फैक्टोरियल होगा। तो अब आपको यहाँ पर मैं एक और कहानी बता दूं, अगर 1 फैक्टोरियल है तब भी हमारा 1 इंटू 1 आएगा, अगर हमारा 0 फैक्टोरियल है तब भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाता है। इसका 0 नहीं होता है, इसका 1 आ जाता है। तो एक्चुअल में हमारा 0 बिल्कुल नहीं आता, तो ये कहानी आप याद रखना, 0 फैक्टोरियल का हमारा 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 नहीं लिखना, आपको यहाँ 1 लिखना है। 0 लिखोगे तो सारी कहानी हमारी 0 हो जाएगी। तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 0 यहाँ पर 1 लिख देंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, दोनों कट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.0118 आ जाएगी। तो पहला जो हमारा नन इज डिफेक्टिव है उसमें हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.018। दूसरा वाला नेक्स्ट पेज है, लेकिन दूसरा हम यहीं के यहीं निकाल लेते हैं कि हमारा बोला गया कि 5 गीजर डिफेक्टिव है। तो जब 5 गीजर डिफेक्टिव है तो x यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, और e की पावर यहाँ पर -4, यानी कि m हमारा -4 है। देखो हमने क्या किया, m की वैल्यू पुट कर दी, ये m था, यहाँ हमने -4 लगा दिया, माइनस का माइनस आ गया तो यहाँ भी -4 आ गया। अब इधर हमारा जो m था वो हमारा क्या है 4 है। अब यहाँ जो x है वो हमारा 5 है, क्योंकि हम यहाँ चाहते हैं 5 गीजर हमारे खराब हो तो हमने 5 लिख दिया, और नीचे भी हमारा x फैक्टोरियल था तो हम यहाँ 5 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे, e की पावर -4 की वैल्यू हमें 0.018 दी है, 4 इंटू 5 है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कर देंगे, और यहाँ 5 फैक्टोरियल है तो हम यहाँ बना देंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 निकाल दिया। अब अगर यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, देखो मैंने कर चुका हूँ, मैं आपको सॉल्व करके अगर सिंपल आपको वैल्यू दिखाऊँ तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0.1536, यही आ जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ देखोगे तो यही हमारा, इसको हमने पूरा काट पीट करके और मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारा आंसर आता है 0.1536। तो ये अगर आपका आंसर आ रहा है आपके लिए करेक्ट है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, गिवन आप निकाल लो और कैसे क्या आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पर दिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सफर अ बैड रिएक्शन फ्रॉम पार्टिकुलर इंजेक्शन इज 0.001। अब मान लो कोई भी यहाँ हमारा बंदा है, उसको अगर कोई इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो इंजेक्शन हमारा जो बंदा सफर करेगा, यानी कि इंजेक्शन से सफर करेगा, वो हमारी प्रोबेबिलिटी है 0.001। अब डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल एग्जैक्टली 3, यानी कि अब अगर 2000 लोगों को ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो कितने चांस है कि भाई 3 लोगों को ये इंजेक्शन हमारा सफर करेगा। यानी कि सिंपल देखो, सारी कहानी यहाँ इजिली दे रखी है कि टोटल हमको n मिल गया 2000, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यानी कि इंडिविजुअल सफर कर रहा है 0.001, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आप ऐसे भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी वेरी स्मॉल होती है, तो ये हमारा बहुत छोटा है, तो प्रोबेबिलिटी के चांस बहुत है। अब यहाँ पर जो x हमारा होगा वो हमारा 3 होगा कि हमको 3 एग्जैक्टली चाहिए, तो हमारे यहाँ पर x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा
3 हो जाएगा। तो हमारा ये ई की पावर ये हो गया। अब अगर हम मीन निकालें तो मीन एन इंटू पी होता है, एन हमारा 2000 है, पी हमारा 0.01 है, एम इज इक्वल टू 2 निकल आएगा। अब नाउ पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू ये हो गया। तो जब हमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो पी की जब 3 करेंगे तो ई की पावर माइनस एम जो है, तो माइनस एम, जहाँ पे एम हमारा कितना निकला था तो 2 पुट कर देंगे, एम हमारा 2 निकला है, एक्स हमारा हमको कितना चाहिए 3 चाहिए, तो एक्स हमारा 3 है, हमने यहाँ 3 पुट कर दिया और नीचे 3 फैक्टोरियल। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी कहानी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ये निकल के आएगी। अब आप बोलोगे ई की पावर -2 की वैल्यू, तो वो यहाँ पर यहाँ पर ये 2 कर दो, सॉरी गलती हो गई। तो ई की पावर -2 की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन दी हुई है, तो आप इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप यहाँ कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, अ स्टेट हैड 1000 फार्मा कंपनी एंड एवरेज 1 फैक्ट्री हैज 5 ड्यूरिंग ईयर। 5 नहीं है, फायर है। यानी कि यहाँ पर बोला गया कि स्टेट है 1000 फार्मा कंपनी। मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूँ कि एक स्टेट है उसके पास क्या है 1000 फार्मा कंपनी, यानी कि 1000 फार्मा कंपनी है, तो एन हमारा 1000 मिल गया। एंड एवरेज 1 फैक्ट्री हैज फायर ड्यूरिंग ईयर। अब यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो तब आप कोई डिसीजन पे पहुंचो। तो यहाँ पर जो यहाँ तक कहानी दिया गया, स्टेट हैज 1000 फार्मा कंपनीज एंड एवरेज 1 फैक्ट्री हैज फायर ड्यूरिंग ईयर, यानी कि अगर कोई हमारी कंपनी में 1000 कंपनी है तो हर साल में ये उम्मीद होती है कि किसी एक कंपनी में आग लग जाएगी। तो इफ देयर विल बी 2000 कंपनी, तो अगर वहां पर हमारी 2000 कंपनी होगी, देन व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कंपनी विल हैव फायर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई 5 कंपनियों में आग लग सकती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आप देखोगे तो हमें जो है प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, यानी कि जो यहाँ के बाद है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारा 2000 था तो यहाँ हमें मैन मिलेगा 2000 मिलेगा, ठीक है। अब जो हमारा 5 कंपनी को निकालनी है तो एक्स हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है हमारा 1000 फार्मा कंपनी है और इनमें एवरेज जो है एक कंपनी में आग लगती है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, अपना क्या निकाल सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल देंगे। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर हम निकालें तो यहाँ पर जो हमारी कंपनी हमारी कितनी है 1000 है टोटल, तो हम 1000 लिखेंगे और हर एक कंपनी में आग हमारी मतलब एक कंपनी में 1000 में से लग सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे इनको डिवाइड करूंगा तो हमारी निकलेगी 0.001। तो यहाँ पर ये हमारा इसका निकल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इस तरह आप निकाल सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या है 1000 कंपनियां है उसमें से एक कंपनी में आग लग सकती है। तो भाई 1000 में से जब एक कंपनी में आग लग सकती है तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 0.001 हो जाएगी। जैसे मैं आपको बोलूँ 100 कंपनियां है तो 100 में से किसी एक कंपनी में आग लग सकती है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1% रहेगी। और अगर आपकी 1% है तो 1% को हम क्या करेंगे, जब इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी 0.01 बन जाएगी। तो उसी तरह जब हमारी मान लो कि हम बोले 1000% है उसमें से 1% है तो 1000 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे 0.001 बन जाएगा। ये एक कन्वर्जन का खेल है जो हमारे यहाँ किया गया है, आप सिंपल यहाँ समझ लो। तो अगर हम अब आपके सामने तीनों वैल्यू, अब आप इनको सॉल्व करके कमेंट्स में लिखे बताओ, देखते हैं कितने लोगों का ये एकदम सही जाता है। बाकी अगर कितने लोगों को डाउट है तो मैं अभी एक बार फिर से सॉल्व कर देता हूँ। मान लो एक बार क्या है 1000 कंपनी है, अब इसमें 1000 में ये चांस है कि भाई एक कंपनी में हमारी आग लग जाती है। तो अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि एक कंपनी में आग लग सकती है 1000 में थे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, तो आप क्या कर दोगे 1/1000 कर दोगे। और जब आप 1/1000 कर दोगे तो 0.001 आ जाएगा, वही मैंने आपको निकाला। बाकी वैल्यू आपको मिल गई। अब इसका सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर आप फटाफट लिख के दिखाओ, वीडियो पॉज करो या कुछ भी करो, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, सारा कुछ आपको लिए क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट है पाइथन में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो गिवन आपको वैल्यू लगभग मिल जाएगी। इसमें मतलब मैं आपको एक देना e की पावर -2 ये आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी वो आप कमेंट्स करके यहाँ पर बताओ। मतलब पूरे की वैल्यू बताना, e की पावर -2 अगर आपको याद है तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू, आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारा पाइथन का सारा खेल खत्म हो जाता है। तो अब हमारे इसका आज की इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन के चक्कर में नॉर्मल निकल रहा है और पॉइजन के चक्कर में नॉर्मल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम सिंपल यहाँ पर देखें तो ये क्या चीज़ होती है, तो पहले हम इसको भी थोड़ी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं, देन आपको ये आसानी हो जाएगी कि नहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में होता क्या। तो अब अगर मैं आपसे सिंपल बोल लूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक तो ये हमारे कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। अब नॉर्मल मतलब क्या है कि भाई वो चीज हमारी बिल्कुल नॉर्मल है। अब नॉर्मल कैसे होगा, तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मान लो एक हमारी वैल्यू है वो 1 से लेकर हमारी 10 तक गई है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ भाई इसका मीन क्या होगा, तो आप आंख बंद करके एकदम बोल दोगे भाई 5, यानी कि बीच की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि भाई 5 है। तो अब मान लो कि ये 5 है, अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं, ग्राफ मतलब चलो सिंपल मैंने एक लाइन खींच दी, मान लो एक मैंने लाइन खींच दी, तो अब इसमें अगर सेंटर पॉइंट बोलूँ तो मेरा क्या होगा, ये 5 होगा और ये मैंने 5 लिख दिया। तो अब अगर मैं देखूँ तो इधर भी हमारी आधी वैल्यू जा रही है और इधर भी हमारी आधी वैल्यू, यानी कि इधर भी हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा, ये 5 हो गया, और इधर 6 7 8 9 10 आ जाएगा। यानी कि आधे नंबर हमारे इधर डिवाइड हो रहे हैं, आधे नंबर हमारे इधर डिवाइड हो रहे हैं, और ये बीच से हमारे का इंटरसेक्ट एकदम लाइन पे कर रही है, यानी कि हाफ हाफ डिवाइड हो रहा है।
तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअल में सिंपल सा क्या है कि हमारा कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें जब हम मीन निकालते हैं, कोई भी हमने मीन निकाला, बीच की वैल्यू निकाली, वो मीन जब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड कर देगा, तो वो कंडीशन हम अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। यानी कि हमने कोई भी, अब मान लो अगर यहाँ पर मीन हमारा 6 निकल आता, तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 6 से इधर ज़्यादा हो रहा है लेकिन इधर कम हो रहा है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिंपल है कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारी जो मीडियम वैल्यू है वो एग्जैक्ट इतनी निकलती है कि उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हमारा इक्वल पार्ट में चीजें डिवाइड हो जाती हैं, तो वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब है कि ये हमारे इक्वली बाइसेक्ट कर देता है दो अलग चीजों को। अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए जो सबसे मतलब गहरी जो है वो हमारा इसका आता है कर्व आता है। तो इसका जो कर्व बनता है वो हमारा इस तरह का क्या बनता है, कर्व बनता है। कर्व वैसे उस चीज पे, उस वाले पेज पे बनाना था, तो इस तरह का हमारे कर्व बनता है। अब इस कर्व की खासियत क्या होती है, देखो मेरे बना नहीं है, लेकिन कर्व की खासियत क्या है कि ये हमारा बीच से इंटरसेक्ट करेगा, और जो बीच वाला पॉइंट होगा ये हमारा होता है, इसका मीन होता है। मीन को हम यहाँ म्यू से भी डिनोट करते हैं, ये हमारा क्या होता है, मीन होता है। अब इस मीन की खासियत क्या है कि जो हमारा ये कर्व है, इसको ये हाफ इधर और हाफ इधर, इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे अगर एक और चीज है कि मान लो अगर ये टोटल जो हमारा कर्व होता है इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, तो जो हाफ एरिया ये हमारा 0.5 होगा, और इधर का जो हाफ एरिया वो हमारा 0.5 होगा। यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल सा इतना कहा गया कि जो हमारा मीन होता है वो हमारा एग्जैक्टली इस वाले जो कर्व होता है, नॉर्मल कर्व होता है, इसको 2 पार्ट में हमारा डिवाइड कर देता है। तो ये जो हमारा फंडा होता है इस पूरे को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये अगर हम एग्जाम पर्पस से देखा जाए तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मेन क्या है इसका कर्व समझना है, और इसके न्यूमेरिकल की कैसे आते हैं तो आप कैसे करना है वो कहानी समझेंगे। तो अगर थोड़ा सा समझने का है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल, जो हमारे कंटिन्यूअस सीरीज वगैरह होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, और इसमें 2 चीज़ हमारी यूज़ होती हैं, एक हमारा होता है मीन और एक हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे क्या होता है, देखो मीन का फंडा तो आप समझ गए कि जो मीन होता है हमारा वो क्या करता है, मीन एग्जैक्टली ये पूरे ग्राफ को हमारा जो हमारा पूरा कर्व है इसको बनाता है, और इस पूरे कर्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है हमारा मीन। और अगर ये ऐसा होता है तभी नॉर्मल है, अगर ऐसा नहीं होता देन ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहानी समझ गए। अब इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो नॉर्मल इक्वेशन ऐसी बनती है, ये इक्वेशन आप देख लेना, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपके काम नहीं आने वाली, जस्ट कभी आ जाती है आप लिख कर आ जाते हो। तो ये सारी कहानी आप अलग करो, हमारे लिए 2 चीज़ें समझिए इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, एक हमारा आता है नॉर्मल कर्व और एक हमारा आता है नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल। हमारा क्या आएगा यहाँ पर न्यूमेरिकल आएंगे इसके, उस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। तो अगर हम नॉर्मल कर्व के बारे में बात करें तो द ग्राफ ऑफ नॉर्मल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉर्मल कर्व, यानी कि जो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो इक्वेशन है उसका जो ग्राफ, यानी कि ये जो इक्वेशन है ना इसका ये ग्राफ बना हुआ है, इसी को हम नॉर्मल कर्व बोलते हैं। अब ये जो हमारा कर्व है ये हमारा फेमस वेल शेप्ड कर्व है। वेल शेप्ड क्या होता है, जैसे आप लोगों ने वेल देखी होगी, जो हमारी घंटी होती है, तो घंटी एग्जैक्टली ऐसी होती है, यानी कि बराबर ऐसे करके और एग्जैक्ट ऐसे करके होती है। अब ये बेल की खासियत क्या होती है, ये एग्जैक्ट बराबर होती है। अगर इस बेल को हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो इतना बेल का हिस्सा और इतना बेल का हिस्सा हमारा क्या होता है, बराबर। बेल मतलब जो घंटी हमारी होती है, मंदिरों में होती है या स्कूलों में भी कई जगह ऐसी लगी होती है, हर तरफ हमारी इस तरह की बेल शेप होती है। इस बेल शेप की कहानी क्या है कि अगर इसको हम 20 से बाइसेक्ट कर दें, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट एकदम हमारा बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा फेमस बेल शेप्ड कर्व होता है। अब इसकी कहानी समझो कि द टॉप ऑफ द कर्व इज एट द पॉइंट वेयर मीन लाई। अब जो सबसे टॉप वाला पार्ट है, जो बिल्कुल ऊपर का पार्ट होगा, जो हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ पर हमारा मीन लाई करता है, यानी कि जो हमारा मीन है वो करेगा, और वो एक्चुअल में मीन है, उसी ने हमारे इस कर्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो मीन आप समझ गए। सेकंड यहाँ पर क्या है, द 2 टेल ऑफ द कर्व ऑन द राइट एंड लेफ्ट एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी विच डू नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। अब जो आपको यहाँ नीचे जो लाइन दिख रही है एक्स एक्सिस के ऊपर ये बना है, ये हमारी इनफाइनाइट है, यानी कि यहाँ हमारी पता नहीं कि हमारी कितनी दूर तक जाएगी, ये हमारी इनफाइनाइट होती है, यानी कि कहीं भी कितनी भी जा सकती है। और जो हमारे ऊपर के ये कर्व है ये हमारे इधर जुड़ेंगे नहीं कभी आगे, ये हमारे भी इसी तरह चलते रहेंगे, ये इस तरह चलते रहेंगे, यानी कि ये हमारे इंटरसेक्ट नहीं होंगे आपस में, यानी कि ऐसे एक दूसरे को ये कट नहीं करेंगे, ऐसे कट नहीं करेंगे, ये हमारे एग्जैक्टली सीधे चलते रहेंगे। तो ये इसकी खासियत होती है। बाकी इसमें जो हमारा एक्स है ये हमारा क्या है, नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलेगा, यानी कि इसमें हमारी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। फिक्स वैल्यू हमारे क्वेश्चन में आएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। बस ये प्रॉपर्टीज एक तरह से वो आप यहाँ कहानी इसकी समझ लो, ठीक है। चलिए, बाकी जो हमारा ये ग्राफ है ये हमारा 2 फैक्टरों पे डिपेंड करता है, एक हमारा मीन, एक हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके 2 फैक्टर होते हैं। अब देखो मैंने बोला ना कि ये हमारा सबसे पहली लाइन की कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ है, तो क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि जो हमारा मीन होता है वो हमारे क्या करता है, इस कर्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ये मीन हमारा मीडियम बनता है एक तरह से। तो जो मीन है वो हमारा सेंटर में पोजिशन को अपने फाइंड आउट कर लेता है और इससे करता है। जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा क्या कर रहा है, इसकी बिड्थ, यानी कि जो ऊंचाई और ये चौड़ाई है, इसको हमारा मतलब डिफाइन करती है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे, तो अगर इसकी स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी हाई होगी तो जो हमारा कर्व होगा वो चौड़ा ज़्यादा बनेगा, यानी कि वाइड ज़्यादा बनेगा और ऊंचा कम बनेगा, हाइट उसकी कम रहेगी। लेकिन अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा छोटा है तो उसकी हाइट हमारी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो विड्थ है वो हमारी कम हो जाएगी। तो बस इतना सा फर्क होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का। यहाँ पर मीन हमारा बिल्कुल सेंटर में ये आ गया, ये आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा डिफाइन करता है इनकी विड्थ को और हाइट को। अगर हाई है तो विड्थ हाई है और अगर लो है तो विड्थ हमारी लो है। इस तरह आप याद कर सकते हो। बाकी अब यहाँ पर हमारी न्यूमेरिकल की बारी आएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारे इसी वाले फार्मूले से निकलेंगे। पहले वाला शुक्र करो कि वो बड़ा वाला फार्मूला यूज नहीं हो रहा, ये यूज हो रहा है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं कि रैंडम वेरिएबल दैट हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। ये केवल कहानी है, आपको इससे मतलब नहीं है, ना आपको लिखना है। क्वेश्चन आएगा तो आप लिख कर आ सकते हो, क्योंकि हम इसको जो है जेड डिस्ट्रीब्यूशन नाम से भी जानते हैं। तो फॉर्मूला आप याद कर लो, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पर एक्स जो हमारा है वो है वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो वैल्यू हमको निकालनी है वो है। म्यू हमारा जो है वो मीन दिया हुआ है और जो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बारी है, आपको शॉर्ट में चीज़ें याद कर लो। अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें पैरामीटर म्यू और सिग्मा का यूज़ करते हैं, यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का हम यूज़ करते हैं। ये हमारे यहाँ पर हो गया मीन, ये हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। मीन मीडियन मोड इसमें इक्वल होते हैं हमारे, और तभी तो भाई इक्वल, अगर तीनों इक्वल होंगे तभी तो इसको बाइसेक्ट करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है, सिंपल सी बात है। टोटल एरिया कवर्ड बाय द एक्स कर्व इज 1, यानी कि यहाँ पर ये बताया कि जो हमारा टोटल एरिया, मान लो यहाँ तक अगर मैं लेता हूँ इस जगह से इतना ये वाला, तो जो ये यहाँ से लेकर ये एरिया और ये एरिया, यानी कि जो टोटल एरिया यहाँ से ये पूरा एरिया हमारा बन कहलाता है एक। इस कहानी को याद रखना, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके हेल्प करेगी, यानी कि जो टोटल एरिया वो हमारा बन होता है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सी कहानी समझ गए। तो अब अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन, बाकी एक और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक्स कैन लाई एनीवेयर, यानी कि जो हमारा एक्स है वो कहीं भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ये हमारा माइनस इन्फिनिटी आता है और ये हमारा प्लस इन्फिनिटी आता है, तो कहीं भी हमारा एक्स जो है प्रेजेंट हो सकता है। बाकी इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, यानी कि 1 सिग्मा, ये वैल्यूज आपके ज़्यादा मतलब उतना डिटेल्स लेवल में आपको नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल चाहिए, तो आप यहाँ समझ सकते हो। तो अब डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है टू फाइंड द एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन जेड इज इक्वल टू ये और जेड इज इक्वल टू मतलब माइनस 0.75 और जेड इज इक्वल टू 2.045। तो यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन दिया, तो इसमें ये बोला गया है कि ये एक एरिया है 0.75 से लेकर 2.04 तक, इसकी वैल्यूज आपको निकालनी है कि भाई कितना एरिया ये हमारा कवर किया गया है। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पर याद करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा, होगा तो जितने भी हमारे जेड वाले क्वेश्चन होंगे इनके लिए एक हमारी टेबल आती है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये ऐसे आपको ये दिख जाएगा, आप कहोगे ये क्या बवाल चीज़ आ गई है, तो इसमें बस आपके लिए वैल्यू लिखी जाती है। अब वैल्यू कैसे निकालनी है, तो यहाँ पर सिंपल देखोगे कि यहाँ पर हम इस तरह से वैल्यू निकालेंगे कि इसको हम जीरो से, भाई जीरो तो हमारा होगा, तो इसको हम दो पार्ट्स में ले लेंगे। पहला हम लेंगे 0.75 से लेकर 0 तक, और इधर लेंगे 0 से लेकर हम 2.04 तक। अब आप एक चीज़ बताओ कि यहाँ माइनस और प्लस सिर्फ इसके डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है कि ये हमारी माइनस है, यानी कि इस तरफ जा रहा है, प्लस हमारा इस तरफ जा रहा है, लेकिन जो नंबर है उस पर इस माइनस और प्लस से फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि माइनस प्लस से फर्क पड़ेगा, सिंपल। तो अब अगर मैं इस वाले ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, कैसे करूंगा, पहला हमारा एरिया आएगा 0.75 से लेके 0 तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। सेकंड आएगा 0 से लेके 2.45 तक। अब जो हमारा 0 है, हमेशा याद रखना जेड इक्वल टू 0 जो वैल्यू है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो जेड की हमारी जो 0 वैल्यू हमारी 0 आती है, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जेड इक्वल 0। तो अब हमको वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी है 0.75 की, और इधर हमारे निकालनी है 2.07 की। तो जो हमारी पहली वैल्यू है जेड इक्वल टू 0.75 की, वो कैसे निकालनी है, तो देखो यहाँ पर आपको दो तरफ दिख रहा है, एक हमारा दिख रहा है जेड 0.11 संख्या, और एक इधर दिख रहा है सेकंड नंबर, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो देखो इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 0.7 है, और इधर देखा जाए तो यहाँ पर ये 5 लिखा है इधर। तो अब इसको देखना कहते हैं, तो पहले नंबर आपको इधर से आना है, 0.7 है, तो यहाँ से आओगे 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको मिल गया, यहाँ पर 7 वाला है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जो सेकंड इसका वर्ड है वो 5 है, तो यहाँ 7 के बाद यहाँ पर इसको यूज़ नहीं करोगे, आप क्या यूज़ करोगे, 0 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि ये हमारा 5 है 5। अब ये 5 के नीचे ये 5 है, और ये 5 में हमें इधर 7, देखो इतना है, आप खो जाओगे। तो 7 हम ये लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये, तो ये हमें वैल्यू यहाँ मिलेगी 5 की 0.2734, 0.2734। तो इस तरह से ये चार्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी मैं इधर उधर भी डाल दूंगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये चार्ट है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कहीं भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू मैंने इस तरह से यहाँ पे निकाल ली है, इसी वाले ग्राफ में आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अगर यहाँ देखोगे तो यही है 0.2734 है, इसकी वैल्यू अब यहाँ निकाल ली। अब इसकी वैल्यू क्या है, एरिया बिटवीन जेड इक्वल टू 0 से लेकर 2.04 तक, तो 2.04 तक की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, यहाँ 0.47। वैल्यू आपको ऐसी निकालनी जो मैंने यहाँ पे बता दी, तो कोई भी डाउट नहीं है, ऐसी आपकी
आपकी वैल्यू मिल जाएंगी। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हमको निकल के आ जाएगी। तो अगर हम देखें कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी 0.75 से लेकर 2.04 तक की जो हमारी प्रोबेबिलिटी निकली है वो हमारे लिख रहे हैं 0.7527। तो बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल, बस आपको ये टेबल चाहिए। तो अगर बाई चांस ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा तो आपके लिए ये टेबल का प्रबंध किया जाएगा, या आपके लिए जो वैल्यूज इसके अंदर आएंगी Z = इनकी वैल्यू भी आपको दी जाएगी। तो कंफ्यूज या फिर आपको डाउट में नहीं रहना। सेकंड क्वेश्चन अगर इसका देखा जाए, एज्यूम दैट मीन वेट ऑफ स्टूडेंट इन एनी इंस्टीट्यूट इज ऑफ टू 65 kg। यानी कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो है मीन दे दिया विद वेरिएंस ऑफ 16 kg, आपको एक वेरिएंस दे दिया। हाउ मैनी स्टूडेंट इन द स्टूडेंट ऑफ 400 स्टूडेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ओवर 72 kg। अब इसको कैसे निकालना है, इसकी थोड़ी सी कहानी समझो। वैसे मैं कर सकता हूँ, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो अगर हम गिवन देखें तो यहाँ पर हमारा मीन वेट कितना दिया 65 kg, वेरिएंस हमारा दिया 16। अब वेरिएंस हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिंबल सिग्मा। तो अगर हमें क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर = 16 है, तो अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे तो अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट 16, तो अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, स्क्वायर से सिग्मा कट जाएगा, तो सॉरी स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो सिग्मा = ये कटेगा तो 4 आ जाएगा। तो सिग्मा = 4 आ जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकला वो हमारा 4 निकला, क्योंकि हमको ये चाहिए। तो हमको दोनों चीज़ें मिल गई, एक हमें मिल गया मीन, एक हमें मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। और हमारा फॉर्मूला क्या था, Z = x - μ/σ। यानी कि हमको ये और ये दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। अब x क्या है, तो अगर हम यहाँ देखें, वी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज स्टूडेंट हुज वेट इज ओवर 75 kg। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या है 400 है, लेकिन ओवर ये वर्ड भी आपको याद रखना। ओवर 72 kg का मतलब क्या है, 72 किलो से ज्यादा वाले बच्चे हमको देखने हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं देखूं ओवर 75 kg, तो हमको जो 72 kg है, मैंने यहाँ 75 लिख दिया, यहाँ पर 72 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमारा 72 kg है। तो 72 किलो से ज़्यादा वाले बच्चे कितने हैं हमारी क्लास में, वो हमको पता लगाना है। 2000 बच्चों की क्लास है यहाँ पर पूरी की पूरी। तो अगर यहाँ पर सिंपल हम देखें, यहाँ पर 400 बच्चों की क्लास है, मैं 2000 बोल रहा हूँ, यहाँ पर 400 स्टूडेंट है, सारा कुछ क्वेश्चन में लिखा है, ऐसा नहीं है, कुछ डाउट वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर x > 72 kg हमको निकालना है। तो नॉर्मल पहले हमारा जो फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो Z = x - μ/σ। तो x हमारा क्या है, अभी हम 72 को पुट करेंगे, यानी कि मोर देन 72 है, तो हमारे पास कोई और वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि भाई कितने किलो है वो तो हमको पता नहीं है। तो हम यहाँ पर 72 को ही पुट करेंगे, सिंपल करो। तो 72 हमने पुट की, माइनस म्यू हमारा 65, जो हमारा ये था यहाँ पर जो हमारा मीन था वो हमने 65 किया, से वेरिएंस जो हमने सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला वो हमने यहाँ 4 निकाला, 4 पुट कर दी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7/4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1.75 आएगा। तो अब हमारा जब 1.75 आएगा देन हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो Z = है हमारा 1.75। अब जो 1.75 है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे Z = 1.7। तो पहले हम यहाँ जाएंगे 1.7 तक। तो इस टेबल में जब आगे आएंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 1.7, ये मिल गया। अब 1.7 के आगे 5 है, तो 1.7 के आगे हम यहाँ 5 में जाएंगे कि 0 1 2 3 4 5, ये मिल गई। तो 0.4599, तो हमने वैल्यू क्या लिखी 0.4599। तो हमें इसी टेबल से सारी की सारी वैल्यू मिल जाएंगी, आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पर जो हमारा निकला है 0. तो अगर इसको हम यहाँ ग्राफ में लगाएं तो हमारा देखो, अब ध्यान से समझना, ये स्टेप है, ये समझ गया आपकी सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो हमने यहाँ बनाया 0 से लेकर 1.75 तक, तो ये हमारा एरिया था। अब ये एरिया हमारा निकला कितना, 0.4599, ये निकला हमारा एरिया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एरिया ग्रेटर देन 72 kg, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमको ऐसे बच्चे फाइंड आउट करने जिनका 72 किलो से ज़्यादा था। तो अब अगर मैं आपसे कॉमन सेंस की बात पूछूं कि जो ये एरिया ये हमारा 72 kg के बच्चों का निकला है, तो अगर मैं क्या करूं, मुझे 72 kg से बाद का चाहिए, तो इधर जो मेरे एरिया है इस आगे वाले एरिया को मैं बढ़ा दूंगा, सिंपल सी बात है। तो जब मैं आगे वाले एरिया को बढ़ाऊंगा तो भाई ये एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस कैसे करूंगा, यानी कि मुझे क्या चाहिए, एरिया ग्रेटर देन 72 kg, यानी कि मुझे 72 किलो से ज़्यादा वाले बच्चे चाहिए। तो मुझे 72 किलो वाले या उनसे कम वाले बच्चे नहीं चाहिए, यानी कि मुझको ये एरिया डिलीट करना पड़ेगा। अब ये एरिया मैं डिलीट कैसे करूँ, क्योंकि मुझे 72 किलो और 72 किलो से कम वाले बच्चे नहीं चाहिए, मुझे 72 किलो से ज्यादा वाले बच्चों का जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब अगर मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जो हमारी प्रोबेबिलिटी इसीलिए काम आती है कि हमारा जो टोटल एरिया होता है पूरे का, वो हमारा होता है टोटल एरिया 1, जो मैंने आपको बताया टोटल एरिया हमारा 1। और जब टोटल एरिया 1 होता है, और एक और चीज बताई कि जो हमारी ये नॉर्मल है इसमें दोनों हाफ हाफ इक्वल होते हैं। तो इधर जो हमारा टोटल एरिया वो हमारा 0.5 है, इधर का जो टोटल एरिया वो हमारा 0.5 है। तो अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे इतना पता है कि जो हमारा ये टोटल एरिया यानी कि यहाँ से जहां तक भी चलेगा वो टोटल एरिया हमारा 0.5 है। अब मुझे क्या करना
है कि भाई 0.5 में से निकालना है, तो जो 1.75 तक थे वो हमारी वैल्यू निकली 0.4599। तो अब मैं क्या करूँ कि अगर मैं ये वाली वैल्यू 0.5 से माइनस कर दूंगा, तो जब अगर मैं इस वाले एरिया को डिलीट कर दूंगा तो ये बचा हुआ एरिया हमारा क्या है आराम से निकल आएगा। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने क्या किया कि ये जो हमारा आधा एरिया है 0.5, इसमें से मैं क्या करूंगा इस वाले एरिया को माइनस कर दूंगा -0.4599, और जब मैं माइनस कर दूंगा तो ये एरिया मैंने डिलीट कर दिया, और जैसे मैं इसको डिलीट कर दूंगा जितना बचा हुआ एरिया उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो उसकी वैल्यू हमारी निकल के आती है 0.0401, यानी कि जो हमारा ये वाला एरिया जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये वो एरिया है जिसमें हमारे जो बच्चे थे उनका वेट 72 किलो से ज्यादा था, क्योंकि 72 किलो उससे कम के बच्चे हमें चाहिए नहीं, तो 72 किलो से ज्यादा बच्चे का ये एरिया निकल गया। तो ये एरिया हमारा निकला 0.0401 निकला। तो अभी कहानी हमारी खत्म नहीं हुई है। देखो हमने अब जो है मेन एरिया निकाल लिया कि 72 किलो से जो ज्यादा बच्चे हैं उसके जो मेन एरिया हमारा होगा वो होगा 0.0401। लेकिन अब हमको क्या चाहिए कि अब उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट, भाई ये कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ी, हमको मेन क्या निकालने हैं, यहाँ पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट, यानी कि हमको स्टूडेंट का नंबर निकालना है। तो 400 स्टूडेंट में से हमारे कितने स्टूडेंट है जिनका 72 किलो से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारी वैल्यू निकले इसका हम 400 किलो में क्या कर देंगे, 400 स्टूडेंट के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जिससे हमको पता लग जाएगा कि इतना वेट, यानी कि 72 किलो से ज्यादा वेट कितने बच्चों का है। तो जब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकला 16.04। इसको जब हम राउंड फिगर में लेंगे तो 16 बच्चे, यानी कि हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये पूरे क्वेश्चन में हमारे 16 बच्चे ऐसे हैं का वेट 72 किलो से ज्यादा है। अब अगर आपको ये क्रॉस चेक करना है कि आंसर ठीक है कि नहीं है, तो अगर आप सिंपल क्वेश्चन देखोगे तो जिस क्लासरूम में हमारा जो मीन वेट है वो 65 kg है, यानी कि 65 किलो नॉर्मल बच्चों का वेट है, तो वही 72 किलो से ज्यादा बच्चे हमारे कम ही होंगे, क्योंकि 72 से मैक्सिमम कम ही बच्चे होते हैं। तो इसीलिए हमारा जो 16 निकल के आया वो हमारा कहीं गलत नहीं है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, एक बार खुद भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो इस पे एक और क्वेश्चन है आपको क्लैरिफाई ज्यादा करने के लिए कि मान लो द डेली इनकम ऑफ 2000 एम्प्लॉय इज नॉर्मल मीन ऑफ, यानी कि 2000 एम्प्लॉय है, उसकी नॉर्मल मीन हमारा 80 है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 5 है। अब यहाँ निकालना है कि बिटवीन 80 से 82, यानी कि ऐसे कितने मतलब हमारे एम्प्लॉय हैं जिनकी जो सैलरी है या जिनकी जो क्या है यहाँ पर नॉर्मली मतलब एम्प्लॉय की जो रुपए है वो हमारे 80 से 82 रुपए के बीच है डेली इनकम, यानी कि डेली वो कितना कमाते हैं। तो पहले हमारी 80 से 82 के बीच, देन 85 से ज्यादा, देन 73 से कम कितने लोग कमाते हैं। तो गिवन देखा जाए तो हमको मीन मिल गया 80 और हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया 5। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब अगर हम पहला कंडीशन ले 80 से 82 के बीच में, तो पहले जब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, जेड, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। तो पहले निकालेंगे जब हमारा यहाँ पे दोनों है तो हम दोनों को निकाल के देन उसके बीच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेट पहले जब हमारा एक्स क्या था 80 था, तो 80 था तो हम यहाँ 80 पुट करेंगे, तो 80 माइनस म्यू, हमारा जो मीन है वो 80 है, 80 माइनस 80 करेंगे 5, 0 निकल के आएगा। और जब हमारा एक्स 82 था देन निकालेंगे तो हमारा 0.4 निकल के आएगा। तो अब हमको एरिया निकालना है जेड इक्वल टू 0 से लेके जेड इक्वल टू 0.4। तो जेड इक्वल टू 0 का आंसर तो 0 है। अब जेड इक्वल टू 0.4 है, इसकी वैल्यू अगर हम इसी टेबल में निकालेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 0.1554। ये हमारी क्या है, इसकी वैल्यू निकल के आती है। तो अब हमको क्या है, एक एरिया मिल गया। लेकिन अब हमारे क्या 2000 मतलब टोटल हमारे एम्प्लॉय हैं, और हमको ये चाहिए कि 2000 एम्प्लॉय में से कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी जो वैल्यू है वो 80 से 82 के बीच है। तो हम क्या करेंगे, 2000 का मल्टीप्लाई इस वाले, क्योंकि ये हमारी 80 से 82 के बीच की वैल्यू निकल आई। अब अगर 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे कितने एम्प्लॉय वो हमको पता लग जाएगा। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद डेली इनकम ये हमारे इतने हैं, तो इसमें हम 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे 311 टोटल ऐसे एम्प्लॉय हैं जो हमारे 80 से 82 के रुपए के बीच कमाते हैं। अब हमको सेम ही फंडा यहाँ लगाना है, हमारे क्या 85 से मोर देन, तो एक्स हमारा 85 है, हमने यहाँ कैलकुलेट करके वैल्यू 1 निकाल दी। हमारा एरिया बिटवीन 0 से 1 के बीच हमारे जो 1 की वैल्यू वो हमारी 0.34 निकल आएगी। अब हमको क्या है, एरिया ग्रेटर देन 85 है। तो जब 85 हमारा ग्रेटर देन 85 निकालना है, तो देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं ये 1 तक, मान लो ये हमारा 1 तक है, तो 1 तक का जो हमारा एरिया निकला वो हमारा कितना निकला 0.3413 निकला। अब हमको ऐसी चाहिए वैल्यू जो हमारी एरिया ग्रेटर देन 85 है, तो हमें इससे आगे का एरिया चाहिए। तो जब हमें इससे आगे का ये एरिया चाहिए तो इसको हम डिलीट करेंगे। तो इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.5 जो हमारा इसका टोटल एरिया होता है इसमें से हम इतने वाले एरिया को माइनस कर देंगे 0.341। तो जब एरिया ये डिलीट हो जाएगा इसमें पूरे में से, तो ये एरिया का हमें निकल आएगा। यानी कि सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है। मान लो मैं कहूँ यहाँ से लेके हमारे यहाँ तक क्या टोटल 10 है, ठीक है, मैंने बोल दिया मान लो। अब मैंने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 2 वैल्यू हो गई, यानी कि 2 नंबर आ गया। अब मुझे चाहिए कि ये बचा हुआ कितना है, तो मैं क्या करूँगा 10 में से 2 को माइनस कर दूंगा, तो 8 हमारा निकल आता है कि भाई ये बचा हुआ वैल्यू हमारे क्या 8 है। वही फंडा यहाँ लगा रहे हैं कि इस टोटल हमारे 0.5 होता है और इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया हमारे यहाँ निकल के आ जाएगा। यानी कि ये सिंपल था है कि आपके पास मान लो 5 आम है और आपको बोलना है कि आपने मान लो 2 आम खा ली, तो आपके पास कितने बचे, 2 खा ली तो आपके पास 3 बचेंगे। तो इस तरह आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ गए होगे। अब इसी तरह यहाँ निकाल देंगे, यही हमारा इसका तीसरा निकालना है, ये आपको निकालना है। बाकी एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट्स, ये आपको कमेंट्स में लिख के बताना है, तो इसको आप फटाफट देख लो, जैसे जो है कमेंट्स में लिख के बताओ।
बाकी इन दोनों क्वेश्चनों को समझाने में हालत खराब तो हो चुकी है, बट आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब आज भी शायद बैठ चुकी है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आगे हम क्या करें कैसे करें वो आप कमेंट करके बोल सकते हो। बाकी जो भी डाउट्स आपको नेट में मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हो, वेबसाइट हमारी चेकआउट कर सकते हो carevelpharma.in। फ्री में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जो बचे हुए नोट्स है वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। ऐप भी हमारा है केयरवेल फार्मा करके, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारे काम आप कर सकते हो। बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए ये आपको बताना है, और एक जो हमारा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था वो तो मैंने ऑलमोस्ट आपके लिए करा ही दिया है, सारा कुछ निकाल दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आप जो है चेकआउट कर सकते हो और सारा कुछ बता सकते हो, ठीक है। बाकी अगर थोड़ी सी अगर हिंट मैं इस क्वेश्चन में भी आपको दूं, सिंपल देखा जाए तो सारी वैल्यू आपको दी है, मीन आपको मिल गया, सिग्मा आपको मिल गया, ये हमारे एक्स है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स है, ये एक्स है, तो सारा कुछ आपको मिल गया। फॉर्मूला आपको लगा देना है जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लगा देना है। और इसमें लेस देन 35 है तो 0.5 से जो भी वैल्यू वो माइनस कर दो, अबव 50 है तब भी 0.5 से वैल्यू माइनस कर दो, और ग्राफ बना के सारा कुछ आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।